स्वागत है आप सबों का मेरे YouTube चैनल यस स्टडी एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सी-टेट पेपर 2 हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 11 नए साम्राज्य और राज्य है, जिसका पार्ट 1 हम लोग देख चुके हैं। आज इसी चैप्टर का पार्ट 2 हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों का मात्र एक चैप्टर बचता है क्लास 6 का, जो लास्ट चैप्टर 12 है, इमारतें, चित्र और किताबें, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में गुप्त काल के बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने समुद्रगुप्त के बारे में चर्चा किया। उसके बाद गुप्तोत्तर काल में भारत में 3 शक्तियों का उदय होता है, जिसमें उत्तरी भारत में पुष्यभूति वंश के बारे में पढ़े, दक्कन में चालुक्य वंश के बारे में पढ़े तथा तमिलनाडु के क्षेत्र में पल्लव वंश के बारे में पढ़े थे। इन सभी वंशों के राज्यों का प्रशासन कैसा था उसके बारे में अब हम लोगों को पढ़ना है। तो जैसे में पहले के जो राजा थे, पहले के राजा भी भूमि कर को सबसे महत्वपूर्ण मानते थे। इस समय भी गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल में भी सबसे महत्वपूर्ण जो थी वो भूमि कर थी। इसका फर्स्ट पॉइंट है प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव थे। नेक्स्ट है इनके प्रशासन में भी पहले के राजाओं की तरह भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण थे। तो यहाँ देखिएगा कि इनके भी प्रशासन में, पहले के प्रशासन में तो भूमि कर महत्वपूर्ण थे ही, और इस प्रशासन में भी यानी कि गुप्त काल, पुष्यभूति वंश और चालुक्य तथा पल्लव, इन सभी के राज्यों में भी भूमि कर काफी महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट है कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। इस समय कुछ पद अनुवांशिक बन गया था। जैसे में समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन जो थे वो अपने पिता की तरह ही महादंडनायक थे। महादंडनायक का मतलब होता है मुख्य न्याय अधिकारी थे। नेक्स्ट है कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर काम करता था। तो जैसे में जो हरिसेन थे तो महादंडनायक थे ही, और महादंडनायक के साथ साथ वो एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे और युद्ध और शांति के विषयों का भी वो मंत्री थे। वहां के स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्तियों का बोलबाला था। वहां जो भी स्थानीय लोग थे, जैसे में मुख्य बैंकर थे, शहर का व्यापारी था, व्यापारी के काफिलों का नेता था, या शिल्पकार था, या लिपिकों का जो भी प्रधान था, वो सभी व्यक्तियों का प्रमुख बोलबाला था। और जैसे जैसे समय बदलता जाता था ये सभी व्यक्ति समय के साथ साथ जो है शक्तिशाली हो जाते थे और अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर लेते थे, और वही आगे चलकर सामंत कहलाए। यहाँ पे कुछ नाम दिए हुए हैं और कुछ उपनाम दिए हुए हैं। उसको ये जो नाम और कुछ उपनाम है इसको आप लोग याद कर जाइएगा। तो महादंडनायक मुख्य न्याय अधिकारी को कहा जाता है। कुमारामात एक महत्वपूर्ण मंत्री को कहा जाता है। संधि विग्रहित युद्ध और शांति का मंत्री। ये जो महादंडनायक का पद है वो आनुवांशिक बन गया, और ये जो कुमारामात है यानी कि जो एक महत्वपूर्ण मंत्री, युद्ध और शांति के जो मंत्री है, एक ही व्यक्ति जो है कई पदों पे काम करता था। जैसे में हरिसेन मुख्य न्यायाधीश भी, मुख्य न्यायाधिकारी के पद पे थे, और उसके साथ साथ वो एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे और युद्ध और शांति का मंत्री भी हरिसेन थे। नेक्स्ट है नगर श्रेष्ठी। नगर श्रेष्ठी मुख्य बैंकर को कहा जाता था, या शहर का व्यापारी को नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। नेक्स्ट है सार्थवाह, तो व्यापारियों के काफिलों का नेता। नेक्स्ट है प्रथम कुलीक, मुख्य शिल्पकार। प्रथम कुलीक का उपनाम क्या है? तो मुख्य शिल्पकार। और कायस्थ का उपनाम क्या है? तो लिपिकों के प्रधान। ये सबको आप याद कर जाइएगा, ये एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट एक नोट है, कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, और इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन्हीं में से कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि वो अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे, और जो कुछ राजा थे वो अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे। किस काल में? तो गुप्त काल में और गुप्तोत्तर काल, यानी कि पुष्यभूति वंश, चालुक्य वंश और पल्लव वंश में, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, पर इनके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इस
काल में जो राजा थे वो एक सुसंगठित सेना रखते थे और उन सेनाओं में वो हाथी रखते थे, रथ और घुड़सवार रखते थे और कुछ पैदल सिपाही भी होती थी और उसके साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को क्या देते थे, तो सैनिक सहायता देते थे। नेक्स्ट टॉपिक है सामंत। तो सामंत किसे कहते हैं, तो यही सेना नायक जो राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे सामंत कहलाते थे। यहाँ पे जो सेना नायक थे, यही सेना नायक जो राजा को सैनिक सहायता देते थे वही सामंत कहलाते थे और यही आगे चलकर ये क्या करते थे, अपने स्वतंत्र राज्य की कोशिश करते थे। जहां कहीं भी शासक दुर्बल हो जाते थे, ये सामंत जो है स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट है, इनमें से कुछ को भूमिदान दिया जाता था, यानी कुछ को में आ गया या सेना नायक भी या सामंत भी, और इस सेना नायक को कहेंगे या इसे सामंत भी कह सकते हैं। इनको क्या दिया जाता था, राजा भूमि दान देता था और क्या करते थे, इन्हीं भूमि से वो कर वसूलते थे। वही उसी कर से वो सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे और इसके साथ ही युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। तो सामंत का क्या काम होता था कि वो राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे और राजा जो है उनको क्या देते थे, भूमि दान देते थे और भूमि से जो सामंत थे वो टैक्स वसूलते थे और जिससे वो सेना और घोड़ों की देखभाल करते थे और साथ ही साथ वो युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। और जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। जैसे में दंती दुर्ग जो था वो चालुक्य का सामंत था और लास्ट में क्या किया दंती दुर्ग की, चालुक्य वंश का खात्मा करके दंती दुर्ग जो था वो नए राजवंश राष्ट्रकूट वंश की नींव डाल दी थी। ठीक उसी प्रकार पल्लव के सामंत ने भी पल्लव के राज्य को समाप्त कर दिया और चोल वंश की स्थापना कर दी। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण के राज्यों में सभाएं। तो दक्षिण भारत के राज्यों में कौन कौन सी सभाएं होती थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। तो पल्लव के अभिलेख में कितने स्थानीय सभाओं की चर्चा है, तो फर्स्ट में देखते हैं ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन। एक जो था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था जिसको सभा कहा जाता था। एग्जाम में पूछ देता है कि दक्षिण भारत में ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन को क्या कहते हैं, तो सभा कहते हैं। और ये सभाएं जो थी उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करते थे। तो जो ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन था वो उप समिति के जरिए क्या करते थे, तो वो सिंचाई करते थे और खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम करते थे, वो सड़क का निर्माण करते थे और स्थानीय मंदिरों की देखरेख, ये सभी काम जो है ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहा जाता है वो करते थे। और दूसरा नंबर में है ऊड़। तो ऊड़ किसको कहा जाता था, तो ग्राम सभा को। और जिस इलाके के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, तो जिसमें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा हो गया, लेकिन जिस इलाके में भूस्वामी जो थे ब्राह्मण नहीं थे वहां जो है ऊड़ नामक ग्राम सभा थी। थर्ड नंबर में है नगरम, जिसे व्यापारियों का संगठन कहा जाता था। तो इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था और इनमें धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों तथा व्यापारियों का नियंत्रण था। ये जो है सीटेट में पूछा गया प्रश्न है कि व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था। दक्षिण भारत के पल्लव वंश में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा जाता था, तो नगरम कहा जाता था। इनमें से बहुत स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। तो ये जो 3 प्रकार की सभाएं मैं आपको बताई हूँ, जिसमें ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन सभा कहलाता था और ऊड़ जिसमें ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे वहां पे ऊड़ नामक ग्राम सभा थी और व्यापारियों के संगठन को नगरम कहा जाता था। और ये सभी जो है सभी स्थानीय सभाएं जो है शताब्दियों तक काम करती रही। नेक्स्ट नोट है, अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कालिदास थे, जिनमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन थे, तो कालिदास थे। या फिर ये भी पूछ सकता है कि कालिदास के पुस्तक का नाम क्या था, तो अभिज्ञान शाकुंतलम। या फिर इस प्रकार भी प्रश्न पूछ सकता है कि
कालिदास की वो कौन सी पुस्तक है जिसमें दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है? तो ध्यान में रखिएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम। नेक्स्ट नोट है, गुप्त काल की राज की ये भाषा प्राकृत थी जबकि ब्राह्मण संस्कृत भाषा में बोलते थे। तो गुप्त काल की राज की ये भाषा क्या थी? तो प्राकृत थी, और जो ब्राह्मण थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? तो संस्कृत भाषा में बात करते थे। नेक्स्ट नोट है, चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, हम लोग फासियन या फाहियन के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, जो चीनी तीर्थयात्री हमारे भारत आए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में जो चीनी तीर्थयात्री फाहियान हमारे भारत आए थे, और जो फाहियान हमारे भारत आए थे उनका ध्यान जो है वैसे लोगों पे गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। उसके बारे में वो लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते थे। यह आवाज सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार के सतर्क से बचाते थे। अछूत लोगों को शहर या बाजार के भीतर आने के लिए वो सभी लोगों को आगाह करना पड़ता था। तो आगाह करने के लिए वो क्या करते थे? तो लकड़ी के एक टुकड़े पे चोट करते थे, और चोट करने से जो आवाज निकलती थी उससे सभी लोग सतर्क हो जाते थे। सतर्क होकर अपने को छूने से या किसी प्रकार के सतर्क से वो बचता कि वो अछूत से दूर रहे। तो हो सकता है ये प्रश्न पूछ दे। सीटेट में बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं और उसके जो ऑप्शन भी होते हैं वो काफी बड़े होते हैं। अगर आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा। तो हो सकता है ये आपके जो पॉइंट है ये दे दे और पूछ दे कि ये बात किसने लिखा था। ऑप्शन में आप कोई भी राइटर का नाम आपको दे सकता है। नेक्स्ट एक नोट है, राजा की यात्रा पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है। ये बात किसने लिखी थी? तो वानभट्ट ने ये बात लिखी थी। तो ये भी प्रश्न पूछ देगा, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती है, ये बात वानभट्ट ने लिखा था। अब आप लोगों के बुक में लास्ट में अन्यत्र दिया हुआ है, जैसा कि मैं आपको पहले चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, और उस अन्यत्र में दूसरे कंट्री के बारे में दिया हुआ रहता है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अरब के बारे में। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, यह मरुभूमि होते हुए भी सदियों से यातायात का एक केंद्र था। तो अरब क्या था? मरुभूमि होते हुए भी सदियों से यातायात का एक केंद्र था। नेक्स्ट है, अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अरब व्यापारी तथा नाविकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, अरब में रहने वाले घुमक्कर कबीले को बेदुइन कहा जाता है। ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित होते थे। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बेदुइन किसे कहा जाता है? तो अरब में रहने वाले घुमक्कर कबीले को बेदुइन कहा जाता है। और ये बेदुइन किस पे रहते थे? तो ये मुख्य रूप से ऊंटों पर आश्रित रहते थे। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद ने लगभग 1400 साल पहले अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि पैगंबर मोहम्मद कहाँ पे इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन में आपको किसी भी कंट्री का नाम दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा, अरब में इस्लाम धर्म की शुरुआत की थी। और कब की थी? तो लगभग 1400 साल पहले इन्होंने शुरुआत की थी। नेक्स्ट है, ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। इनके बाद सभी को समान माना है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ऐसा धर्म है जिसमें इस्लाम की तरह अल्लाह को सर्वोपरि माना है? तो ईसाई धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें इस्लाम की तरह अल्लाह को भी सर्वोपरि माना है और इसके बाद सभी को समान माना है। नेक्स्ट है, अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। हालांकि अभी तक ये प्रश्न ऐसे प्रश्न नहीं पूछे गए हैं सीटेट में, लेकिन आपके बुक में था इसलिए मैं यहाँ पे नोट कर दी हूँ। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगले 100 सालों तक इस्लाम जो है कहाँ कहाँ फैला था? तो उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में भी फैल गया था। नेक्स्ट है, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कुरान किसका पवित्र ग्रंथ है? तो इस्लाम धर्म का। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो कुरान है। या फिर इस सीटेट में आपको जितने भी पॉइंट में अरब के बारे में बताई हूँ इसमें से कोई एक
दे देगा कि अरब के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही है, या फिर पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी बातें गलत है। अरब के बारे में जितने भी मैं पॉइंट बताई हूँ सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है, अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि करीब 1300 साल पहले सिंध को किसने जीता था, तो अरब के सिपाहियों ने सिंध को जीत लिया था। इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट में हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़े थे, तो गुप्त काल के कुछ पॉइंट यहाँ पे छूट गए थे जिसको मैं यहाँ पे नोट कर दी हूँ। हालांकि अन्यत्र के बाद यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, कुछ पॉइंट छूटे थे उसको यहाँ पे नोट करना जरूरी था क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो जो टॉपिक है वो है विक्रम संवत। संवत दो प्रकार के होते हैं, एक विक्रम संवत और दूसरा जो होता है वो शक संवत है। तो विक्रम संवत की शुरुआत गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों के विजय के प्रतीक के रूप में की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यहाँ पे देखिए कई प्रश्न बनते हैं कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी, तो विक्रम संवत की शुरुआत गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने की थी। किसके उपलक्ष्य में, तो शकों के विजय के प्रतीक के रूप में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत की और तथा उसी समय चंद्रगुप्त द्वितीय जो था विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण किया था। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि गुप्त वंश के वैसे कौन से शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम जो था वो महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था और उसके पुत्र जो समुद्रगुप्त थे उसने भी महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। और नेक्स्ट जो है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विक्रम संवत को भी अपने राष्ट्रीय कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया है। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है विक्रम संवत को किस कैलेंडर के साथ स्थान दिया है, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ स्थान दिया है। वैसे तो दो प्रकार के संवत होते हैं, एक विक्रम संवत और दूसरा शक संवत। अभी हम लोगों ने विक्रम संवत के बारे में देखा कि इसको जो है चंद्रगुप्त द्वितीय चलाए थे और जो शक संवत जो था वो कनिष्क चलाए थे। और शक संवत का आरंभ जो था में कुषाण राजा कनिष्क के द्वारा चलाया गया था। तो दो संवत है, एक विक्रम संवत और एक शक संवत। तो आपको बस विक्रम संवत के बारे में पढ़ना है, शक संवत के बारे में नहीं पढ़ना है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।